बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा देखें जी, ये लास्ट क्लास है। इसके अंदर ओवरऑल जो है ना हम सारा रिवाइज करेंगे। और जो जो हम इसके अंदर कर चुके हैं, सबसे पहले जो है ना हमने ये बात की थी कि जब भी हम एक्सेल की कोई शीट ओपन करते हैं, एक्सेल को ओपन करते हैं, तो हमारे पास इस तरह का इंटरफेस एक आता है जिसमें सेल्स जो है ना वो यूं बने हुए होते हैं। और शीट 1 2 3 ये तीन शीट्स जो है ना वो हमारे पास बिल्ट इन आती हैं, शुरू से इस तरीके के साथ बनी हुई आ जाती हैं। और ये जो इसका प्रीव्यू है ये सिर्फ वर्किंग प्रीव्यू होता है। ये जब तक हम इसको खुद से विजिबल नहीं करते हैं प्रिंट में नहीं आता। लाइक अगर हमने यहाँ पे कुछ लिखा है, कुछ लिखने के बाद जो है ना हम इसको अगर प्रिंट निकालेंगे तो सिर्फ ये ही जो हमने राइटिंग की हुई होगी वो ही प्रिंट में आती है। ये जो सेल्स हैं, ये जो काम वर्किंग जो एरिया है हमारा, जो सेल्स हैं, ये बेसिकली प्रिंट में नहीं आते हैं। जस्ट हमें यहाँ पर नजर आ रहे होते हैं ये। तो इनको विजिबल हम कर लेते हैं। टेबल बनाने की जो ऑप्शन है वो यहाँ से अपीयर होती है, हम उसको टेबल को बना लेते हैं। मिसाल के तौर पर जिस तरह यहाँ पर ये एक कंप्लीट टेबल बना हुआ है, और इसका अगर हम प्रिंट प्रीव्यू भी देखते हैं तो ये यहाँ पर हमें नजर आता है। ये जो हमने यहाँ पर थोड़ा सा काम किया है, लाइक मैं डिफरेंट जगहों पर कुछ ना कुछ लिख देता हूँ, और ये जो अब अलग अलग जगहों पर कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, तो इसका अगर मैं प्रिंट प्रीव्यू देखूंगा तो आप हमें यहाँ पर ये जो सेल्स हैं ये चीजें नजर नहीं आएंगी। तो जो पहली बात है, ये देखें हमें यहाँ पर ये सिर्फ ये चीज नजर आ रही, जो हमने डिफरेंट थोड़ा थोड़ा जो टेक्स्ट एंटर किया है सिर्फ वही नजर आ रहा है। प्रिंट प्रीव्यू में आपको इजीली दिख रहा होगा। अच्छा, इसके बाद हम आते हैं इस चीज की तरफ कि जब भी हम कोई नई फाइल ओपन करते हैं एक्सेल में, जब भी हम कोई काम करने लगते हैं, कोई फॉर्मेट हमने बनाना है, कोई टेबल ड्रॉ करना है, कोई कैलकुलेशन करनी है, और कोई फार्मूला एंटर करना है, तो उसके लिए ये एक्सेल को यूज किया जाता है। और सबसे पहला काम हम करते हैं कि फाइल ओपन करने के बाद पेज सेटअप करते हैं। फाइल जो भी हमने ओपन की हुई होगी वो दो तरह की होगी, या तो ऑलरेडी कोई काम हुआ हुआ है उसको हमने एडिट करना है, लाइक ये काम हुआ हुआ है और इसको हमने एडिट करके प्रिंट निकालना है। या दूसरी ऑप्शन ये होगी कि एक ब्लैंक हमने न्यूली ओपन जो पेज है ये लिया है। दोनों सूरतों में आपको ये याद रखना चाहिए कि आपने एक तो फाइल को सेव करना है। अगर ये जो काम किया हुआ है ऑलरेडी ये सेव हुआ हुआ है तो कंट्रोल एस प्रेस करके आपने जो है दोबारा से इसको सेव कर लेना है। और इसी तरीके से शीट 3 में भी अगर ये न्यू एक पेज है तो हमने इसको कंट्रोल एस प्रेस करेंगे, या सेव एज करके हम इसको फाइल में जाते हैं, सेव एज की ऑप्शन आ जाती है हमारे पास। ये इसको सेव एज पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो फाइल हमारे पास सेव हो जाती है। फिर जो हम काम कर रहे होते हैं तो थोड़ी थोड़ी देर के बाद हम कंट्रोल एस प्रेस करते रहते हैं। उसका फायदा ये होता है कि जितना काम हमने किया हुआ होगा वो सेव होता रहेगा। अगर लैपटॉप कंप्यूटर वगैरह अगर बंद भी हो गए तो तब भी हमारी लास्ट वर्किंग कंट्रोल एस तक की जितनी भी होगी वो सेव रहती है। इसके बाद पेज सेटअप आ जाता है, वो पेज लेआउट में होता है। यानी ये काम हमने अभी यहाँ पर शुरू नहीं किया है। शुरू करने से पहले हमने फाइल को सेव कर लिया, एक नाम के साथ हमने फाइल को अपने पास सेव जहाँ पर भी हम करना चाहते हैं, हमने सी में करना है, डेस्कटॉप पे करना है, या डी में, जहाँ पर भी हम अपना डाटा रखते हैं। उसके बाद हम चले जाते हैं पेज लेआउट पे। पेज लेआउट पे जब हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास इस पेज का जो कंप्लीट लेआउट है वो नजर आता है, जिसमें सबसे पहले नंबर पर मार्जिन है। मार्जिन सेट करने से पहले आपको जो पेज का साइज है वो सेट कर लेना चाहिए कि पेज का साइज आपका कौन सा होगा। बिल्ट इन किसी किसी का A4 सिलेक्टेड आ जाता है, किसी का लेटर सिलेक्ट आता है। तो आपके पास जो पेज है जिस पर आपने काम करना है, आमतौर पर जो यूज होता है वो लीगल और A4 यूज होता है। वैसे लेटर साइज भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं होता है, लेकिन चूंकि प्रिंटिंग में ज़्यादातर ऑफिस में जो है ना लीगल और A4 यूज होता है, तो लेट्स सपोज हमने यहाँ पर साइज पे क्लिक करने के बाद A4 सेलेक्ट कर लिए। जैसे ही हम A4 सेलेक्ट करते हैं, थोड़ा सा ये जंप करके जो जो लाइन है ये सेंटर में जो आपको नजर आ रही है, थोड़ी सी जंप करके इधर आ गई है। तो ये पेज प्रीव्यू दिखा रही है कि यहाँ तक आपका एक पेज है, इससे आगे आप चले जाएंगे तो दूसरा पेज आ जाएगा। इसके बाद हमने जब साइज सेट कर दिया, साइज सेट करने के बाद हम ओरिएंटेशन सेलेक्ट करते हैं। लाइक अगर हमने काम लंबाई में करना है, इसमें एक्स एक्सिस में करना है, तो फिर हम क्या कर लेते हैं, वर्टिकली इसको पोर्ट्रेट ही रहने देते हैं, ऊपर से नीचे हमारा
पेज रहता है। अगर हमने लैंडस्केप में काम करना है, चौड़ाई में काम करना चाहते हैं, तो उस सूरत में हम लैंडस्केप पे क्लिक करते हैं। जैसे ही हम लैंडस्केप क्लिक किया मैंने, तो ये देखें ये लाइन जंप करके और इधर आगे चली गई है। मतलब ये है कि अब ये पेज इस फॉर्म में आ गया है, चौड़ाई के अंदर ये पेज ज़्यादा चला गया है। मिसाल के तौर पर अगेन मैंने इसको पोर्ट्रेट कर दिया, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। अब अगर ये सेटिंग बाद में की आपने, तो ऑटोमेटिकली काम इस पेज से आउट हो जाएगा और वो सेटिंग आपको अगेन उसकी करनी पड़ेगी। इसलिए पहले स्टेप्स में ये चीज़ें करनी होती हैं। इसके बाद जब आपने साइज एंड ओरिएंटेशन सेट कर दी है, तो फिर आप मार्जिन्स पे आते हैं। मार्जिन पे आने के बाद आपके पास जो कस्टम सेटिंग है वो भी आप कर सकते हैं, कस्टम मार्जिन्स को भी एडजस्ट कर सकते हैं, उसकी तरफ भी अभी हम जाएंगे। और ये यहाँ पर जो ऑलरेडी हुए हुए हैं ये भी आप कर सकते हैं। तो ये 0.5 सेंटीमीटर का यहाँ पर ऑटोमेटिकली एडजस्ट हुआ हुआ है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि इनमें से हमने कोई नहीं करना, हम कोई और करना चाहते हैं, तो ये कस्टम मार्जिन्स यहाँ से भी हम पेज सेटअप को ओपन कर सकते हैं। और इसके अलावा ये पेज लेआउट में रहते हुए ये जो जगह बनी हुई है यहाँ पर भी अगर हम क्लिक करते हैं तो एक जो विंडो ओपन हो जाएगी। इधर से भी हम अपनी मर्जी के मुताबिक मार्जिन्स को, पेज को और उसके व्यू को एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये मार्जिन आ गए। अब देखें यहाँ पर लेफ्ट राइट टॉप बॉटम जो है ना 1.8 और 1.9 हुआ है, तो हम इसको कम करते हैं। 1.8 बहुत ज़्यादा होता है, 0.5 या 0.3 हम कर लेते हैं। और चारों तरफ हमने 0.5 अगर कर भी दिए, तब भी हेडर फोटर की जो जगह होगी वो बची रहेगी प्रिंट में, उसके लिए मार्जिन रहता है। तो अगर आपने उसको भी खत्म कर दिया, तो प्रिंट जब हम निकालेंगे तो बहुत ज़्यादा पेज के करीब करके आ रहा होगा, और वो स्टेपलर की जगह भी उसमें नहीं बचेगी, या बाइंडिंग की में जो स्पेस होती है वो नहीं बचती है। तो इसलिए जो है ना हमने यहाँ पर इन मार्जिन्स को, नॉर्मली हम इन मार्जिन्स को सेट करते हैं, और बाकी जो हेडर फुटर का जो मार्जिन होता है वो ऑलमोस्ट इतना ही रहता है। फिर भी अगर आप एडजस्ट करना चाहें, तो जिस जगह पर भी हम क्लिक करते हैं तो ये प्रीव्यू आ रहा है, यहाँ पर ये चीज़ जंप करके ये लाइन यहाँ पर आ गई है। लाइक मैंने इधर क्लिक किया तो देखें ये लाइन जंप करके यहाँ पर आ गई। ऊपर क्लिक करता हूँ हेडर पे तो ये लाइन यहाँ पर आ जाती है। तो इस तरह आप इसको भी एडजस्ट कर सकते हैं। 0.8 है, 0.5 आप कर दें, 4 कर दें, जितना भी आपने करना है। लेकिन नॉर्मली जो स्टैंडर्ड यूज होता है 0.5 ही आमतौर पर यूज होता है। तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा काम एक पेज पर कवर करने की कोशिश करते हैं। हमने ओके कर दिया, तो ये इसकी एडजस्टमेंट हो गई है। तो ये पेज लेआउट के अंदर आमतौर पर ये चीज़ें यूज होने वाली थी। इसके अलावा जो बैकग्राउंड है, ये बैकग्राउंड बेसिकली यहाँ पर हमने अगर इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना हो, या कोई पिक्चर हमने बैकग्राउंड पर लेकर आनी हो और उसके ऊपर हमने एक्सेल में काम करना हो, इस तरह का काम एक्सेल में बहुत कम होता है। होता ये चीज़ वर्ड में या किसी ग्राफिक के सॉफ्टवेयर के अंदर होता है कि बैकग्राउंड में हम कोई और कलर या कोई पिक्चर लेकर आते हैं, उसके ऊपर हम काम करते हैं। तो लेकिन यहाँ पर भी एक ऑप्शन के तौर पर हमारे पास मौजूद है कि हम जैसे ही बैकग्राउंड पे क्लिक करते हैं, तो बैकग्राउंड में हमारे पास कोई भी पिक्चर अगर हमारे पास पड़ी है, हम यहाँ पर लेकर आना चाहते हैं, तो उसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद हम यहाँ पर इस पे क्लिक करेंगे या पिक्चर पे डबल क्लिक करते हैं, तो वो चीज़ जंप करके यहाँ पर आ जाती है। और इसी तरीके से जो, इसमें जी जी, हम यहाँ पे स्कूल का लोगो या प्रोग्राम वो चीज लगा सकते हैं बैकग्राउंड जी जी लगा सकते हैं। जो लोगो हमने इंसर्ट करना है उसके लिए भी तरीका आपको बता देता हूँ। उसके लिए हम इंसर्ट पे जाते होते हैं। इंसर्ट पे जाकर यहाँ पर पिक्चर लिखा हुआ है, पिक्चर पे हम क्लिक करेंगे। और जैसे ही हम पिक्चर पे क्लिक करते हैं, तो जो भी हमारे पास लोगो है जहाँ पर भी पड़ा हुआ है, तो वो उठाकर हम यहाँ पर लेकर आएंगे। मिसाल के तौर पर मैं डाउनलोड्स में जाता हूँ, डाउनलोड में से कोई भी पिक्चर लोगो के तौर पर मैं उठा के ले आता हूँ। मिसाल के तौर पर ये हम सपोज कर लेते हैं कि ये मेरा लोगो है, और इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, इसको मैं इंसर्ट करूंगा जैसे ही, तो वो लोगो यहाँ पर आ जाएगा। लेकिन ये चूंकि वो फाइल का साइज ही चूंकि बहुत बड़ा है, इसलिए ये इतना बड़ा साइज का यहाँ पर आ गया। वैसे लोगो तो बहुत छोटा सा होता है। फिर भी अगर इस तरह आ जाए, तो आप इसके कॉर्नर से पकड़ के इसके साइज को यूं ड्रैग करके छोटा कर सकते हैं। और उसके बाद जहां पर भी हमने इसको रखना होगा, हम वहां पर इसको एडजस्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये वाला जो लोगो है, मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ शीट 1 में, यहाँ पे लाकर कंट्रोल V करता हूँ, और इस जगह पर मैंने इसको रखना है यहाँ। तो ये लोगो इस तरीके के साथ आप इसको इंसर्ट
कर सकते हैं। सर ठीक है। बाजुकात हम जब रिजल्ट शीट बनाते हैं तो उसकी बैकग्राउंड पे भी मोनोग्राम या लोगो जो है वो लाइट से उसका प्रिंट आ रहा होता है। वो वाटर मार्क होता है, उसको बैकग्राउंड के तौर पर भी हम लगा सकते हैं, वाटर मार्क के तौर पर भी लगा सकते हैं। मिसाल के तौर पर इसी को अगर हमने इस वाली शीट का बैकग्राउंड में वाटर मार्क लगाना है, तो इसको इंक्रीज करके हल्का सा, मतलब शेडेड सा हम इसके पीछे लेकर आना चाहते हैं। तो इसको हमने इंक्रीज कर लिया, लेट्स सपोज ये किसी स्कूल का लोगो है, तो हमने इंक्रीज करने के बाद इसके ऊपर हमने राइट क्लिक करना है, और राइट क्लिक करने के बाद फॉर्मेट पिक्चर पे चले जाना है, और इसको बिहाइंड द टेक्स्ट करना है। एक मिनट, यहाँ पर इसकी पहले ब्राइटनेस हम कम करते हैं। एक मिनट, रीसेट कर लेते हैं। इसको हम क्लोज करते हैं। एक मिनट, अभी यहाँ पर आएगा। अच्छा अच्छा, वो जो ऑप्शन आप कह रहे हैं वो वाटर मार्क के तौर पर, ये पिक्चर भी बैकग्राउंड में लग सकती है, लेकिन इसमें मेहनत करनी पड़ेगी कि इसको हम बैकग्राउंड में लेके जाएं। खाली इसको ये है कि बिहाइंड द टेक्स्ट हम इसको कर रहे थे। हाँ, ये ऑप्शन मुझे याद आ रही, बिहाइंड द टेक्स्ट की ऑप्शन आती है। इस पे राइट क्लिक करने के साथ भी आ जाती है, लेकिन अभी यहाँ पर शो नहीं हो रही। फॉर्मेट पिक्चर के अंदर बेसिकली वो चीज़ शो होनी चाहिए। इधर किधर है, यहाँ पर नहीं आ रही है, लेकिन ये वो चीज़ नहीं है, यहाँ पे नहीं आ रही है। लेकिन जो है ना, उसका जो तरीका है वो वाटर मार्क कहते हैं। वो भी मैं आपको किसी टाइम, अभी जो अगर मुझे याद आ गया आखिर में, तो वो भी मैं बता दूंगा कि वाटर मार्क कैसे लगाया जाता है। वर्ड में तो बड़े आराम से लग जाता है, उसमें तो स्पेशली ऑप्शन आ रही होती है वाटर मार्क की। तो जो आप पूछ रही हैं वो लोगों को वाटर मार्क के तौर पर यूज किया जाता है, तो वो कैसे लगाते हैं वो भी हम देख लेंगे। वर्ड पे तो मैं करती रही हूँ, वो तो मुझे आता है। नहीं, यहाँ पर भी हाँ लगता है, यहाँ पर भी लगता है। वो पेज लेआउट में होगा, या फिर जो है ना, यहाँ पर हम असल में बहुत कम ही इस तरह की चीज़ लगाते हैं, तो इसलिए अभी मेरे जहन में आ नहीं रही है। लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं, इंसर्ट में जाके शेप्स हैं यहाँ पर, और ऑब्जेक्ट है। चलिए मैं देखता हूँ, मेरे जहन में आता है तो मैं साथ ही फिर आपको उसी टाइम बता भी दूंगा। इतनी देर हम बाकी चीज़ें देख लेते हैं। तो हम यहाँ तक बात कर चुके थे कि हमने कोई चीज़ अगर इंसर्ट, हाँ, पेज लेआउट हमने सारा कर लिया था। इसके बाद हम आते हैं इंसर्ट या होम के ऊपर। होम पेज में हमारे पास जो है ना वो सारी की सारी चीज़ें हैं कि जिसमें हमने मतलब राइटिंग कुछ करनी है। लाइक मैं इस वाली शीट पे आ जाता हूँ, शीट में हमने कोई राइटिंग का स्टाइल चेंज करना है या कुछ लिखना है, तो वो सब का सब यहाँ पर होम में रहते हुए हमें करना होता है। किसी भी राइटिंग के ऊपर हम जाते हैं तो वो यहाँ पर भी शो होती है, और हमारे पास जो है ना वो जहाँ पर हमने लिखी हुई होती है उस सेल के अंदर भी हमें शो हो रही होती है। तो इधर से भी इस जगह पर भी लिखकर अगर हम कुछ इसमें ऐड करना चाहते हैं तो वो उस जगह पर ऐड ऑटोमेटिकली हो जाता है। और दूसरी चीज यहाँ पर क्या है कि इसको फॉन्ट को हमने रीसाइज करना हो तो वो इस प्लस के साइन पे हम क्लिक करते हैं। मिसाल के तौर पर ये एक नाम है, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, और इस जगह पर मैंने क्लिक किया है, फिर इसको प्रेस करता जाऊंगा तो ये इसका साइज इंक्रीज हो गया है। अब इस जगह से दोबारा से उसको मैं इंक्रीज करूंगा तो वो प्रेस करने से साइज का वापस डिक्रीज हो गया है। इसी होम पर कहते हुए इसकी अलाइनमेंट भी है, मतलब अगर सेंटर अलाइन करना है, लेफ्ट अलाइन करना है, किसी भी तरीके के साथ हम अपने पूरे के पूरे कॉलम को भी एडजस्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि सिर्फ ये वाले नाम सेंटर अलाइन हो जाएं, तो क्लिक करने के बाद, सेलेक्ट करने के बाद इस जगह पर मैंने क्लिक किया, ये सेंटर अलाइन हो गया, लेफ्ट अलाइन हो जाता है, जस्टिफाई हो जाता है। मतलब जिस तरीके के साथ भी हमने करना हो हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसको रख सकते हैं। इसके बाद हमने यहाँ पर देखा था कि अगर किसी
को हाईलाइट करना हो तो वो भी, यानी पेंट बकेट यहाँ पर है, जिस भी सेल को हमने हाईलाइट करना है या पूरी शीट को हाईलाइट करना है तो उस एरिया को सिलेक्ट कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर हमने इस वाले पूरे सेल को, जिसमें ये इतनी बड़ी राइटिंग हुई हुई है, ये मर्ज हुआ है बेसिकली ये सेल, और इसको हमने लाइट सा एक कलर देना है। तो जो भी कलर हम देना चाहेंगे तो वो यहाँ पर इस तरीके के साथ हमें उसका पहले प्रीव्यू दिखाएगा और उसके बाद हम उसको ओके कर देंगे तो वो चीज़ वहाँ पर फाइनली एडजस्ट हो जाएगी। तो यहाँ से पेंट बकेट यहाँ पे बनी हुई है, किसी भी सेल को अगर हमने कलर चेंज करना है तो इस तरीके के साथ इसका कलर चेंज हो जाता है। इसके बाद अगली चीज़ पे हम आते हैं, इसी होम पर ही रहते हुए हमने देखी थी कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ये आ रही है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, लिखा हुआ है कंडीशनल फॉर्मेटिंग का मतलब हमने ये देखा था कि हम एक्सेल को खुद से बताते हैं कि किस किस जगह में जो है ना हमें सिलेक्शन चाहिए है, डिफरेंट कलर के साथ हम उस एरिया को हाईलाइट करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर हम इसको ये समझाते हैं कि ये जो परसेंटेज है यहाँ पर, जिस भी की परसेंटेज जो है ना वो लेस देन 50 हो, लेस देन 50 जिसकी परसेंटेज हो, या लेस देन 60 परसेंटेज वाले को जो है ना हाईलाइट कर दो। तो हमने उस एरिया को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाते हैं और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाने के बाद हाईलाइट सेल रूल्स में जाते हैं और ये जो पहली ऑप्शन है इसमें हमने ग्रेटर देन, लेस देन जो भी अप्लाई करना है। लेट्स सपोज हम जिस तरह बात कर रहे हैं लेस देन की, तो हमने लेस देन पे क्लिक किया। लेस देन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमने वो डिजिट लिखना है, वो जिससे हम कहना चाह रहे हैं कि इससे लेस वाले को वो हाईलाइट कर दे। 60 मैंने लिखा। 60 लिखने के बाद यहाँ से हम खुद से कलर भी दे सकते हैं और ऑटोमेटिकली भी कुछ ना कुछ कलर इसके अंदर आ जाता है। मैंने 60 लिखा, ओके कर दिए। जैसे ही मैं इसको ओके करता हूँ तो लेस देन 60 को इसने यहाँ पर हाईलाइट कर दिया है। ठीक है, ये लेस देन 60 यहाँ पर हाईलाइट हो गया है। सेम टू सेम हम काम कर सकते हैं। मैंने कंट्रोल जेड प्रेस किया है, वो हाईलाइट जो किया था वो खत्म हो गया। इसी तरीके से अगर पूरी की पूरी शीट में जहां जहां पर जिस सब्जेक्ट में जो जो फेल हो, लाइक हम कहते हैं कि 30 से मार्क्स जिसके कम है वो हाईलाइट हो जाए, तो या कोई खाना खाली रह गया है, कोई सेल ब्लैंक है, एम्प्टी है, उसमें नहीं राइटिंग हो सकी है, तो वो भी हाईलाइट हो जाए, तो उस तरीके के साथ वो भी काम हो जाता है। मिसाल के तौर पर मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाता हूँ, हाईलाइट सेल रूल्स में जाता हूँ, लेस देन पे क्लिक करते हैं और लेस देन में मतलब हमने चूंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा सिलेक्शन कर दी है तो अच्छा खासा यहाँ पर हाईलाइट हो जाएगा। मिसाल के तौर पर जो 100 से कम है वो अगर हम देखते हैं तो देखें इसका प्रीव्यू कितना आ रहा है, पीछे ज़्यादा आ रहा है, ये सारे के सारे हाईलाइट हो जाएंगे। हम इसको ख़त्म करते हैं, 200 करते हैं, तो ये देखें 200 से कम जितने भी हैं वो सब के सब 200 से कम हैं। और अगर हम 50 करते हैं तो 50 से कम जितने भी हैं, ये इसका प्रीव्यू दिखा रहा है, अभी इसको ओके नहीं किया, जस्ट हमने चेक करने के लिए यहाँ पर 50 लिखा है। तो ये इसको शो कर रहा है कि लेस देन 50 जितने भी मार्क्स हैं, चाहे वो परसेंटेज है या चाहे वो जीरो है या नो एंट्री है, वो सब का सब हमारे सिलेक्टेड एरिया के अंदर रहते हुए जो है ना वो उसको हाईलाइट कर देगा, अगर आप इसको यहाँ से ओके कर देंगे तो। ठीक है, मैंने ओके किया। अब आप देखें कि जो भी लेस देन 50 था, चाहे वो नंबर है या परसेंटेज है, वो सब इसने हाईलाइट कर दिया है। और भी अगर कहीं पर भी लेस देन 50 कहीं पर भी आएगा काम करते हुए तो वो भी ऑटोमेटिकली हाईलाइट हो जाएगा, क्योंकि हमने इस सब के ऊपर कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाई है। मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पर 159 लिखा हुआ है, मैं सिर्फ 49 यहाँ पे लिखकर एंटर करूंगा तो वो हाईलाइट, ये देखें हाईलाइट हो गया है, क्योंकि मैंने इसमें फॉर्मेटिंग अप्लाई की हुई है। अब अगर ये फॉर्मेटिंग मैंने ख़त्म करनी हो तो वही तरीका इख्तियार करेंगे हम। अगेन इस सारे के सारे पोर्शन को जहां पर हमने फॉर्मेटिंग अप्लाई की है, जिसको हमने सेलेक्ट कर लिया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हम चले गए और यहाँ पर लिखा आ रहा है क्लियर रूल्स। क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल्स, यानी कि जो हमने सेलेक्ट किया है वहां पर जो रूल हमने अप्लाई किया था उसको ख़त्म कर दो। तो हमने इस पर क्लिक किया, जो कंडीशनिंग का जो रूल अप्लाई हुआ हुआ था वो खत्म हो जाएगा इसके ऊपर से। और इसके बाद इसी के अंदर रहते हुए हम आए थे यहाँ पर फॉर्मेट पे। फॉर्मेट का यहाँ पर मतलब है कि ये जो इसके सेल के विड्थ और हाइट है जो, या कॉलम की हाइट और विड्थ है, इसको अगर हमने ऑटोमेटिकली एडजस्ट करना है
या हम देखना चाहते हैं कि इसकी कितनी हाइट है या कितनी इसकी विड्थ है। तो हमने बिफोर इसको हमने यहाँ से सिलेक्ट किया, फॉर्मेट में चले गए। फॉर्मेट में जाने के बाद हम रो हाइट पे जाते हैं। रो हाइट पे अगर हम जाते हैं तो यहाँ पर हम इसकी जो सिलेक्टेड एरिया है उसकी, एक मिनट, सिलेक्टेड एरिया की जो हाइट है वो अगर हम री एडजस्ट करना चाहते हैं, हम कहते हैं कि ये बहुत क्लोज लिखा हुआ है, हम इसको ओपन करना चाहते हैं, थोड़ा सा वाइड हो जाए, तो मिसाल के तौर पर मैंने 50 किया, ओके कर दिया, तो ये पहले से थोड़ा सा चेंज हो गया है। और अगेन मैं जाता हूँ यहाँ पर 15 की जगह पर मैं 25 करता हूँ, तो अब देखें अच्छा खासा फर्क इस ऊपर वाले में और नीचे वाली शीट के अंदर आपको नजर आ रहा होगा। तो इस तरीके के साथ ये इसकी जो हाइट है ये चेंज की जा सकती है। ये भी होम के अंदर टैब के अंदर रहते हुए हम फॉर्मेट में जाते हैं। रो की जो एडजस्टमेंट है वो भी हम इसी तरीके से करते हैं, फॉर्मेट में जाते हैं। और ये कॉलम की जो विड्थ है, ये असल में तो रो ही है लेकिन एक एक कॉलम की विड्थ बनती है, इसलिए यहाँ पर कॉलम विड्थ लिखा हुआ आ रहा है। तो इस पे आप क्लिक करें, क्लिक करने के बाद आपने 10 क्लिक दिया, ओके कर दें, तो ये पहले से फर्क हो गया है। और ये सिर्फ इसका फर्क नहीं होगा, ये हर हर कॉलम की विड्थ इंक्रीज हो गई है। ये सिर्फ इस रो की इंक्रीज नहीं हो सकती बिकॉज ये वर्टिकल काम हुआ हुआ है। तो इस लिहाज से जितने भी इस हर हर कॉलम के अंदर काम हुआ हुआ है वो सब का सब, जो हर कॉलम की जो विड्थ थी वो इंक्रीज इसने कर दी। अगेन मैं कंट्रोल जेड 2 दफा कर देता हूँ, तो ये जो हमारा काम जिस तरह पहले हुआ हुआ था वो वापस हमारे पास आ गया है। इसके बाद हम आ जाते हैं, यहाँ पर एक है फार्मूला ऑटोसम के नाम से। ऑटोसम का फार्मूला हमें पता है कि किसी भी डिजिट्स को जो है ना अगर हम प्लस करना चाहते हैं, ऑटोमेटिकली जो फार्मूला लगाना चाहते हैं, तो वो ऑटोसम के ज़रिए से लग सकता है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर हमने बहुत सारे नंबर लिख दिए और हम चाहते हैं, जिसे हम कैलकुलेटर में करते हैं, और इन सब नंबरों को जो है ना हम प्लस करना चाहते हैं कि एक क्लिक के साथ जो है प्लस होकर हमारे पास आ जाएं। तो जहां पर हमें इसका टोटल चाहिए है वहां पर हमारा सेल सिलेक्टेड होना चाहिए। यहाँ पर मिसाल के तौर पर मुझे चाहिए है, तो मैंने ऑटो सम पे क्लिक किया और ये ऑटोमेटिकली इसने यहाँ से लेकर यहाँ तक को सिलेक्ट कर दिया है। अगर सिलेक्ट ना भी करे तब भी हम यहाँ से ऊपर से नीचे तक इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद हमने एंटर प्रेस करना है। तो एंटर प्रेस करने की सूरत में क्या होगा कि वो उसको ऑटो सम कर देगा। और यहाँ पर ये आ गया है। सिलेक्ट भी कर सकते हैं लेकिन पहले इसलिए नहीं हुआ था कि जहाँ पर आंसर आना है वो भी एरिया सिलेक्ट हो गया था, वो वाला सेल भी सिलेक्ट हो गया था, इसलिए पहले नहीं आया। लेकिन ये सम का फॉर्मूला यहाँ से अप्लाई किया जाता है। और इसके बाद हम आ जाते हैं इसी होम पेज पर जो है ना ये सॉर्टिंग है। सॉर्टिंग हमने लास्ट सेकंड लास्ट क्लास में हमने पढ़ी थी कि सॉर्टिंग दो तरह की होती है। एक ये है कि अल्फ़ाबेटिकल हम कर लेते हैं, अल्फ़ाबेटिकल में फिर ए टू जेड अगर हम इसको एडजस्ट करना चाहते हैं, या जेड टू ए ऑपोजिट उसका सेट करना चाहते हैं, तो वो इसकी एडजस्टमेंट हो जाती है सॉर्टिंग के ज़रिए से। वो कैसे होती है, मिसाल के तौर पर मैंने इस सारे के सारे को सेलेक्ट कर लिया और इसको मैं कॉपी करके एक न्यू शीट के अंदर आता हूँ, यहाँ पर इसको मैं रख लेता हूँ अपने पास इस तरह करके। अब मिसाल के तौर पर यहाँ पर ये बहुत सारे नाम आ गए हैं, मैं इसको कुछ नामों को, या चलें सब पर ही अप्लाई कर लेते हैं, थोड़ा जूम कर देते हैं। इन नामों को मैं कहता हूँ कि पहले जो ए से नाम शुरू हो रहा है वो ऊपर आ जाए, फिर बी वाला, फिर सी वाला। तो इसको मैंने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मैं सॉर्ट एंड फिल्टर पे जाऊंगा और सॉर्ट टू ए टू जेड या सॉर्ट जेड टू ए कर देता हूँ। ए टू जेड में करूंगा तो जो ए से नाम होगा वो ऊपर आ जाएगा और जो बी से होगा उससे इसी तरह एक सीक्वेंस जो है ना वो यहाँ पर आ जाएगा। अगर हमें इसके ऑपोजिट करना है तो सिंपल है कि यहाँ पर जेड टू ए में करूंगा तो बिल्कुल ऑपोजिट सेट हो जाएगा। अगेन हम शीट 1 में आते हैं। इसी तरीके के साथ नंबरिंग में भी यूं ही सॉर्टिंग की जाती है। और ये जैसा परसेंटेज वाइज ये वाली जो सॉर्टिंग यहाँ पर ऑलरेडी हुई भी है, लेकिन हम यहाँ से पिक करते हैं किसी भी नंबर को। मिसाल के तौर पर ये जो नंबर यहाँ पे लिखे हुए हैं इनमें से मैंने ये एक कॉलम को सिलेक्ट किया है
शीट 4 में आ गया हूँ, यहाँ पे मैंने रखा, इसको पेस्ट कर लिया है। इनको सेलेक्ट करने के बाद मैं सॉर्ट पे आता हूँ, सॉर्ट के बाद स्मॉल टू लार्ज या लार्ज टू स्मॉल, जिस रैंकिंग में हम करते हैं वो अगर हम करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे कि इस पे क्लिक कर देंगे, तो ये लार्ज टू स्मॉल के लिहाज से एडिटिंग हो गई है। और अगर हम कहते हैं कि जो स्मॉल है वो ऊपर आ जाए, तो इस सूरत में हम क्या करेंगे, सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। तो जो जीरो सबसे ऊपर आ गया, उसके बाद 10, 12, 19, 29, उससे ही के आगे अकॉर्डिंगली एडजस्टमेंट इस तरीके के साथ की जा सकती है। अगेन हम आ गए हैं शीट 1 पे, और इसके बाद हम जाते हैं यहाँ पर फाइंड एंड सेलेक्ट भी है। बेसिकली ये भी फाइंड एंड सेलेक्ट, रिप्लेस, गो टू, ये हमने किया नहीं है, लेकिन ये चूंकि एक नॉर्मल सी चीज़ है, कंट्रोल एफ के ज़रिए से हम फाइंड कर सकते हैं, किसी भी नाम को रिप्लेस कर सकते हैं। और इसको भी एक नज़र हम देख लेते हैं कि अगर हमने बहुत बड़ी कोई फाइल बनाई हुई है और उसके अंदर बहुत सारे नाम हैं, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ से एक फाइल ओपन करता हूँ जिसमें 3-4 शीट्स हैं, और 100-120 के करीब नाम हैं, और हमें जो है ना उसमें से एक ख़ास नाम चाहिए है, और वो नाम हम अगर वैसे ढूंढने के लिए बैठ जाते हैं तो वो हमें बड़ी मुश्किल से मिलता है। लेकिन हम क्या करते हैं कि एक्सेल में कंट्रोल एफ प्रेस करते हैं। कंट्रोल एफ जैसे ही हम प्रेस करते हैं तो ये एक विंडो ओपन हो जाती है, और यहाँ पर हम वो वाला नाम टाइप करते हैं। तो अगर उस शीट के अंदर वो वाला नाम सेम स्पेलिंग के साथ मौजूद होगा जो हमने यहाँ पर लिखा है, तो वो अपीयर हो जाएगा। अगर वो यहाँ पर उस शीट के अंदर नहीं है तो हमें पता चल जाएगा कि भी इस शीट में ये वाला नाम नहीं है हमारे पास। मिसाल के तौर पर ये एक शीट है, और इसमें ऊपर से नीचे कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5 यहाँ पर जो है ना वो सेक्शंस हैं। अब मैं क्या करता हूँ कि मैंने कंट्रोल एफ प्रेस किया, और यहाँ पर जो है ना ये मेरे पास विंडो आ गई है। मैं कहता हूँ कि इधर मेरे पास कोई नाम इसी क्लास का, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि LAIBA, लाइबा मैंने यहाँ पे नाम लिखा है। तो इस चारों पांचवें सेक्शन के अंदर लाइबा के नाम से अगर कोई बची है तो मेरे पास आ जाए। तो जैसे ही मैं फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा तो ये जंप करके खुद ब खुद से यहाँ पर आ गया। ये देखें, ये लाइबा अली लिखा हुआ आ गया है, ये चीज़ आ गई है। इसी तरह अगर मैंने इसको रिप्लेस करना है, लाइबा को मैंने किसी और नाम के साथ रिप्लेस करना है, तो मैं रिप्लेस पे जाऊंगा, फाइंड व्हाट के क्या फाइंड करे, यहाँ पर मैंने लाइबा लिख दिया। लाइबा की जगह पर मैं यहाँ पर ताइबा लिख देता हूँ। ताइबा लिखकर TAIBA, तैयबा लिख दिया। और मिसाल के तो मतलब गलती हो गई थी, मैंने लाइबा लिख दिया। अब मैंने जहां जहां पर भी लाइबा लिखा हुआ है मैं वहां पर उसको नाम को ठीक करना चाहता हूं, तो इसके लिए ये ऑप्शन हम यूज करते हैं फाइंड एंड रिप्लेस की, कि उसको हम कहते हैं कि फाइंड करो कहाँ कहाँ पर लाइबा लिखा हुआ है, उसको रिप्लेस कर दो तैयबा के साथ। लिखने के बाद जैसे ही मैं फाइंड नेक्स्ट पे करूंगा तो, या रिप्लेस ऑल पे क्लिक करूंगा, तो जितने भी यहाँ पर पूरी शीट में कहाँ कहाँ भी लाइबा लिखा होगा उस सबको ये रिप्लेस करके ताइबा कर देगा। लेकिन अभी मैंने चूंकि करना नहीं है, इसलिए इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। अगेन हम उसी शीट के ऊपर आ जाते हैं, और ये फाइंड एंड रिप्लेस या फाइंड एंड सेलेक्ट की ऑप्शन आपने देखी। इसके बाद इंसर्ट में हमने डिफरेंट शेप्स को देखा था, इंसर्ट टेबल को देखा था। इंसर्ट टेबल जो है ना वो तो यूं कि यहाँ पर एक्सेल में ऑलरेडी ही टेबल बना हुआ होता है, तो वो तो अलग से कोई ख़ास चीज़ नहीं है। पिक्चर पे हम तब क्लिक करते हैं जब हमने कोई पिक्चर इंसर्ट करनी होती है, जिस तरह हमने ये लोगो के तौर पर हमने इसको इंसर्ट किया था। इसी तरीके से क्लिप आर्ट में भी पिक्चर्स ही हैं जो कि हम इंसर्ट करते हैं। सेम तरीका है, जो कि पिक्चर के साथ हमने किया था वही हम क्लिप आर्ट में भी जब क्लिक करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया है, तो यहाँ क्लिप आर्ट में जो पिक्चर्स पड़ी हुई होंगी वो, यानी कि गैलरी में बेसिकली, तो वो हमारे पास यहाँ पर शो हो जाएंगी। ये इधर विंडो ओपन हो जाती है। अच्छा, इसके बाद हम आते हैं शेप्स पे। शेप्स में हमारे पास एक्सेल में डिजाइनिंग के तौर पर भी बहुत सारी शेप्स हमारे पास पड़ी हुई हैं। कोई एरो की हमने इंसर्ट करना है, या और कोई शेप लगाकर हमने उसके अंदर लिखना है, तो ये सारी की सारी शेप्स हैं। किसी भी शेप पर हम क्लिक करते हैं तो ये प्लस का साइन बन जाता है। फिर हम यहाँ पर उस शेप को ड्रॉ करना चाहते हैं तो वो शेप इस जगह इस तरीके के साथ ड्रॉ हो जाती है, और उसके अंदर मजीद फिर हम आगे एडिटिंग भी कर सकते हैं। अच्छा,
इसके बाद पेज इंसर्ट पे थे। इंसर्ट में आने के बाद यहाँ पर ये देखें कि ये टेक्स्ट बॉक्स है और ये वर्ड आर्ट है। ये दो चीज़ें भी काम आती हैं अक्सर। टेक्स्ट बॉक्स का मतलब वही है कि कोई एक बॉक्स हमने अगर बनाना है और जैसे हम उस पर क्लिक करते हैं तो ये देखें इसका पॉइंटर जो है ना वो चेंज हो गया है। एक हम यहाँ पर यूं एक बॉक्स बना लेते हैं। अब इसके अंदर हम कुछ लिखते हैं तो ये एक बॉक्स इस तरीके के साथ होगा कि हम इसको यूं रीसाइज करके और इसको अगर हम यूं मूव करना चाहते हैं, उठाकर यहाँ पे ले जाना चाहते हैं, तो ये यूं मूव भी किया जा सकेगा। जिस तरह किसी सॉफ्टवेयर में या ग्राफिक में हम यूं करते हैं, इसी तरीके से यहाँ पर इसको भी हम मूव कर सकते हैं। अक्सर इसकी जरूरत तो नहीं पड़ती, लेकिन ऑप्शन के तौर पर ये चीज़ हमारे पास यहाँ पर भी अवेलेबल होता है। इसके बाद इंसर्ट में ही रहते हुए ये वर्ड आर्ट है। वर्ड आर्ट पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो ये डिफरेंट डिज़ाइन में हमें अपना जो राइटिंग का काम है वो हम कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं इस पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने पर योर टेक्स्ट हेयर आ जाता है और इधर मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पर ये लिख दिया और इसका साइज अगर हम इंक्रीज करना चाहते हैं तो ये भी यहाँ पर इंक्रीज हो जाता है। ये भी एक टेक्स्ट की सूरत में है। इसके ऊपर हम क्लिक करके इसका साइज अगर हम इंक्रीज करना चाहते हैं तो टेक्स्ट इंक्रीज करने का तरीकाकार वही है, लेकिन यहाँ पर राइटिंग के डिफरेंट स्टाइल्स मौजूद हैं जिसको हम यूज कर सकते हैं और इसके ऊपर अप्लाई भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम आगे चलते हैं तो आ जाता है हमारे पास इंसर्ट के बाद पेज लेआउट। पेज लेआउट में जो चीज़ें हमने यूज़ की थी वो हम ज़्यादातर इसके ऊपर काम करते हैं, पेज की सेटिंग में, सेटअप पे। और इसके बाद आ जाता है फार्मूलाज। फार्मूलाज में हम आगे कहीं पर गए नहीं हैं क्योंकि हमने सारे फार्मूले जो है ना यहाँ पर मैन्युअली अप्लाई किए हैं, हमने लिख कर रखे हुए होते हैं। वैसे जब ई कॉमर्स का वगैरह का काम होता है या अकाउंटिंग का जो काम होता है जिसमें सारे के सारे काम ही फार्मूलों के साथ चल रहे होते हैं, जिस तरह बैलेंस शीट बनती है तो उसमें क्रेडिट और इसी तरीके से इस तरह की चीज़ें आ रही होती हैं। जिस तरह बैंक वालों के पास शीट बनी होती है तो वो इस चीज़ का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो भी वन टाइम होता है कि एक दफ़ा आपने अप्लाई करके एक कम्प्लीटली शीट बना के रखी हुई होती है और हर फील्ड के लिए हर डिपार्टमेंट के पास जो है ना वो हर एक अलग अलग एक पेज होता है, तो उसमें जस्ट वो वैल्यूज इंसर्ट करते हैं, फार्मूला लगा हुआ होता है, तो उससे उनको पता चल जाता है कि कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ और क्या क्रेडिट है और क्या डेबिट हुआ। खैर, नेक्स्ट चीज़ है डाटा। डाटा के टैब के अंदर हमने जिस पर काम किया था वो है फिल्टर। फिल्टर किस तरह यूज़ होता है? मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पर हिस्ट्री के मार्क्स में से हमने देखना है कि कितने मार्क्स हैं जो कि अबव 80% आए हैं। तो मैं उस कॉलम को सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद फिल्टर पे जाऊंगा, यहाँ पर एक बॉक्स बन जाएगा, इसमें मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने पर ये चीज़ ओपन हो जाती है। मैं अनसेलेक्ट ऑल करता हूँ और उसके बाद जो मुझे चाहिए है वैल्यू, उसको मैं सिलेक्ट कर देता हूँ। लाइक मुझे 80+ वाले चाहिए हैं, यहाँ तक मैंने 80 एंड अबव वाले को सिलेक्ट किया है। इसके बाद मैं ओके करूंगा तो जितने भी 80 अबव वाले हैं सिर्फ वही सामने स्क्रीन पर नजर आएंगे, बाकी सारे गायब हो जाएंगे और मैं फिर देख लूंगा कि कितने 80+ वाले बच्चे हमारे पास मौजूद हैं। मैंने इसको ओके किया। जैसे ही मैं ओके करता हूं तो ये मुझे बता रहा है कि 80+ वाले आपके पास ये 4 बच्चे हैं जिनका नाम 80+ के अंदर आ रहा है। बाकी वाला काम डिलीट नहीं होता है, वो उसी तरीके के साथ लगा रहेगा। आप फिल्टर को अगर ख़त्म कर देते हैं तो वो चीज़ वापस आपके पास अपीयर हो जाती है। अच्छा, हम वापस आते हैं और इसके बाद हम चले जाते हैं इधर रिव्यू में और उसके बाद व्यू में। व्यू में जो हमने काम किया था, यहाँ पर फ्रीज पैन्स का काम किया था। इस जगह पर हम काम कर रहे हैं और ये एरिया हम मूव नहीं करना चाहते। हम कहते हैं कि नाम लिखे हुए नजर आते रहें। आगे आगे हम जैसे अपनी शीट उनको इंक्रीज करते जाएं तो ये नाम हमारे नजर आते रहें। तो उसके लिए जिस कॉलम को फ्रीज करना है उससे अगले कॉलम पर हमने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फ्रीज पैन पे क्लिक करेंगे, पहली ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। जैसे हमने इस पे क्लिक कर दिया तो ये फ्रीज हो चुका है। अब अगर हमारी शीट आगे जाती जा रही है तो नाम वहीं पर ही मौजूद हैं। हमने नाम देखकर एंट्रीज करनी होती हैं चूंकि, तो वो
एंट्रीज डिस्टर्ब नहीं होंगी अगर आपने स्पैन को फ्रीज कर लिया है। अगर अनफ्रीज करना है, अगेन फ्रीज स्पैन में जाकर अनफ्रीज स्पैन पे क्लिक कर दें, दोबारा से सिलेक्शन की ज़रूरत नहीं है। अनफ्रीज कर देंगे तो वो जो फंक्शन एक्टिवेट हुआ हुआ था वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये मोटा मोटा जो है ना मैंने कुछ रिवाइज करने की कोशिश की है। बाकी फार्मूलाज रह गए हैं, एवरेज का फार्मूला है, इसके अलावा ग्रेडिंग का फार्मूला है, पोजीशन का फार्मूला है, और ऑब्टेन मार्क्स के लिए क्या फार्मूला अप्लाई किया जाता है, ये सारी चीज़ें फार्मूले मेरे पास लिखे हुए भी हैं। और वैसे ही मैं ग्रुप में सेंड भी कर दूंगा कि आपके पास एक शीट में, एक फाइल में ये फार्मूले जो है ना वर्ड की सूरत में पड़े रहें। जब कभी जो है ना अप्लाई करना होता है तो बंदा उसको जो सेल एड्रेस है सिर्फ वो चेंज करके हम फार्मूला अप्लाई कर लेते होते हैं। वैसे मैंने एक शीट जो ग्रुप में भेजी हुई है उसमें भी मैक्सिमम फार्मूले जो है, जो आखिरी जो हमने फार्मूलों के लिए क्लास जो की थी उसमें मैक्सिमम फार्मूले जो है ना वो लगे हुए हैं जो हमें अक्सर इस्तेमाल करने पड़ते हैं। इंक्लूडिंग ग्रेड का भी है उसमें, पोजीशन का भी है, रैंक का भी है। रैंक पोजीशन तो खैर एक ही है, लेकिन ऑब्टेन मार्क्स का है, परसेंटेज का है, सारे के सारे फार्मूले उसके अंदर लगाए हुए हैं हमने। तो वो वाली शीट भी अपने पास सेव रख सकते हैं। ठीक है जी, कोई जहन में आपके कोई सवाल हो तो पूछ लें। अभी लेस देन 1 मिनट रह गया है, ये क्लास ख़त्म होने वाली है। फिर भी अगर दरमियान में कोई बात रह जाए तो ग्रुप में पूछ लीजिएगा या वैसे मैसेज कर दीजिएगा। क्लियर है? नहीं सर, कुछ नहीं पूछना, बस समझ आ गई। ठीक है, ठीक है, ठीक है, सही है। चले, ठीक है। और प्रैक्टिस इसमें आप लोग करते रहें, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतना ज़्यादा आपकी इस पर ग्रिप होगी। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो बज़ाहिर नहीं काम की होती हैं, लेकिन जब बंदा उसको यूज़ करता है तो वो उसको अप्लाई करना पड़ जाता है।